गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कल वाले ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल चैप्टर था 32 मानवीय निषेचन, और हमने इसमें कल पढ़ा था निषेचन की परिभाषा, साथ साथ में उभय मिश्रण और निषेचन के प्रकार, और उसके बाद में हमने पढ़ा था निषेचन के पद। तो देखिए, निषेचन के पद की हम बात करें यहाँ पर तो 4 पद बताए थे मैंने आपको यहाँ पे। पहला, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मैथुन क्रिया जब होती है तो शिश्न के द्वारा वीर्य युक्त शुक्राणुओं को मादा की योनि में मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि ये शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से अंडाणु तक तरंग गति करते हुए वीर्य के तरल माध्यम में पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश शुक्राणु जो हैं अंडाणु तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ शुक्राणु हैं वो अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। नंबर 2, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तो मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु के बाहरी सतह पर शीर्ष भाग पर एंटी फर्टिलाइजर पाए जाते हैं, जबकि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजर पाए जाते हैं। शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजर और अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजर पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर एक तो जाति विशिष्टता को निर्धारित करते हैं, मतलब मानव का शुक्राणु मानव के अंडाणु को ही निषेचित करेगा, किसी अन्य जाति को नहीं करता, क्योंकि वो शुक्राणु है वो अंडाणु से जुड़ेगा ही नहीं। इसी तरह से अगर हम देखें, दूसरा पद था कि जैसे ही वो जुड़ गया तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम अक्रपिंडक पाया जाता है, जिसमें जल अपघटनी एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम अंडाणु की बाहरी झिल्ली जैसे कोरोना रेडिएटा को पूर्णतः तोड़ देता है, जबकि जोना पेरिसिडा में एक छोटा सा छेद उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होगा कि शुक्राणु जो है उसका अग्रभाग टूट जाएगा और अंडाणु की बाह्य झिल्लियाँ क्या होती टूट जाती हैं। अब आ जाइए वल्कुटी अभिक्रिया। क्या होता है कि जब शुक्राणु पहुंचते हैं अंडाणु की बाह्य सतह पर, तो वहाँ पर एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु क्या करेगा, प्रवेश करता है। अन्य शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया पाई जाती है, जिसे कहते हैं वल्कुटी अभिक्रिया, क्योंकि जो अंडाणु की परिधि वाला भाग होता है उस भाग पर ये अभिक्रियाएं होती हैं, और उस परिधि वाले भाग को हम कहते हैं वल्कुट। तो उस क्षेत्र में होने वाली अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वल्कुटी अभिक्रियाएं। ये वल्कुटी अभिक्रियाएं जो है बहु शुक्राणुता को रोकते हैं, मतलब एक शुक्राणु जो प्रवेश कर रहा है इसके अलावा अन्य शुक्राणु उसमें प्रवेश ना करें। इसके लिए क्या करता है कि वो शुक्राणु हैं, उन शुक्राणुओं को रोकने के लिए परिधि भाग पर ये अभिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होता है, तो पहला होता है कि साहब इसमें निषेचन शंकु बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे ये अंडाणु है, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, योग। और यहाँ से ये केंद्र प्रवेश करना चाहता है शुक्राणु का। तो यहाँ पर ये जो योग होता है, ये योग यहाँ पर इस तरह का बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं
विटेलाइन मेम्ब्रेन, पीतक झिल्ली, इस तरह से एक शंकु बना देता है जहाँ से ये प्रवेश करेगा केंद्र शुक्राणु। तो सबसे पहले क्या होगा, निषेचन शंकु बनेगा। दूसरा, जो पीतक झिल्ली थी जिसको हम बोल रहे थे विटेलाइन मेम्ब्रेन, वो निषेचन झिल्ली में बदल जाती है। ये पूरी की पूरी किस में बदल जाएगी, निषेचन झिल्ली में बदल जाती है। उसके अलावा इसके कोशिका द्रव में गतियाँ होना प्रारंभ हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अंडाणु जैसे शुक्राणु उसको छुएगा उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, उसमें अभिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, जिससे किसकी कोशिका द्रव में गति होना प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, इसमें जो होती है उसकी पारगम्यता भी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ क्या होंगे, इधर उधर जाएंगे। और प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण क्या करेगा कि उसमें संरचनाओं का निर्माण करेगा भ्रूण में आगे चल के, तो प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें समसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जैसे युग्मनज बनते ही उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, और जिससे कि युग्मनज भ्रूण में बनना प्रारंभ हो जाता है, भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाओं में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये इतना था कि इसमें वल्कुटी अभिक्रियाओं में। तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि वल्कुटी अभिक्रियाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा में, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। वैसे तो कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है, लेकिन जैसे तीसरा और चौथे पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, या फिर जिसमें चित्र हो, डायग्राम हो, जैसे दूसरे में भी डायग्राम दे रखा है, पूछ सकता है। इसका तो पूछ लिया पद और इसका पूछ लिया डायग्राम, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए ये पूरा ही टॉपिक जो है पद है, ये पद छोटे छोटे से हैं, तो बड़े नहीं हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद करें। तो तीसरा पॉइंट हो गया वल्कुटी अभिक्रिया का। ध्यान रखना, अंडाणु में बहु शुक्राणुता को रोकने के लिए इसमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, वल्कुटी अभिक्रियाएं होती है। इससे क्या होता है, उसका परिधि वाला भाग जो है वो मोटा हो जाता है, जिससे कि अन्य शुक्राणु उसको भेद नहीं पाते, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इतना हो। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट। नंबर 4, प्राक केंद्रकों का संलयन। प्राक केंद्रकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। अब प्राक केंद्रक का मतलब क्या होता है, अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक का आपस में जुड़ना, इसे कहेंगे हम क्या, प्राक केंद्रकों का संलयन। ठीक है ना। तो किस तरह से होगा वो देखिए बात। अंडाणु की बाह्य झिल्ली, जिसको हम कह रहे हैं अभी, कौन सी बची इसमें, कोरोना रेटेड टूट चुका है, अब इसमें बची हुई केवल कौन सी, जोना पेल्यूसिडम। इसको आप थोड़ा सा मोटा बना लीजिए। ये बन गई, लिख दीजिए यहाँ पे जोना पेल्यूसिडम। और इसके अंदर ये निषेचन कला है, और यहाँ पर होती है प्रथम ध्रुव का, और इसके अंदर ये भरा हुआ होता है दूध, मतलब पीतक भरा हुआ होता है।
काफी गाढ़ा होता है, इसलिए हम इसको डार्क करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर होता है इसका ये केंद्रक, इसका द्वितीयक ओसाइट का केंद्रक, सेकेंडरी ओसाइट का केंद्रक। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये बैठा हुआ है कौन, यहाँ पर ये बन गया था, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे शुक्राणु, और यहाँ पर बन गई थी निषेचन कला, निषेचन शंकु बन गया था। ये तो निषेचन कला हो गया, ये निषेचन शंकु, और इसमें ये होता है केंद्र, ठीक है। और इसके पीछे होता है यहाँ पर, ये तो हो गया केंद्रक, ये होता है पीछे कण होता है इसके, जिसका नाम है समीपस्थ तारक काल, समीपस्थ तारक केंद्र सेंट्रियोल, ठीक है ना। और इसके अंदर ये भरा हुआ होता है इसका कोशिका द्रव्य। अब जैसे इतना प्रक्रिया प्रारंभ हो, जो इतना हो जाता है तो उसके बाद ये घटना होती है, तो उस समय जब ये प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते ही शुक्राणु का केंद्रक 180 की डिग्री पे क्या होता है, घूम जाता है कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है, घूम जाता है। तो घूमने से क्या होगा, ये जो समीपस्थ तारक केंद्र था वो आगे आ जाता है यहाँ, अब केंद्रक हो गया पीछे। प्रवेश के समय शुक्राणु का शीर्ष भाग है, सिर भाग है, वो अंडाणु में प्रवेश करते समय 180 के डिग्री के एंगल पर, कोण पर घूम जाता है, जिससे कि समीपस्थ तारक केंद्र जो पीछे था वो केंद्र के ऊपर आ जाता है। क्लियर है ना। अब इसमें होते हैं विभाजन, किसमें, समीपस्थ तारक केंद्र में। तो दो कण बनते हैं, दो सेंट्रियोल बन जाते हैं, दो तारक केंद्र बन गए। एक तारक केंद्र जो होगा ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले आगे जाके इस केंद्रक को विभाजित कर देगा और कितने, दो बना। दूसरा जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक ध्रुव का, सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब जो वास्तव में ये जो कोशिका है, अब इसके यहाँ पर जाने से इसमें जो विभाजन होगा, विभाजन होने के पश्चात जो द्वितीयक ध्रुव का बनने के बाद में जो अब ये रचना बनेगी अंदर की, इस रचना को हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, अंडाणु। अब बचा दूसरा तारक है। पहले तारक ने क्या किया, सबसे पहले आगे जाके और इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कर दिया, मतलब अर्धसूत्री फर्स्ट तो पहले हो गया, अब क्या होगा, अर्धसूत्री सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो जब अर्धसूत्री सेकेंड होगा तो उसमें क्या होगा कि ये सबसे पहले इसको प्रेरित करता है, फिर ये तो खत्म हो गया यहाँ पे, अब कौन सा बचा, दूसरा तारक केंद्र। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ तक जाएगा, किसके पास, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस अंडाणु के केंद्र के पास, और एक रास्ता बना देता है। क्या बना देता है, एक रास्ता। उस रास्ते को फॉलो कौन करेगा, केंद्रक। उस रास्ते से होकर ये केंद्रक इसके पीछे पीछे जाएगा और यहाँ पर जाकर इसको निषेचित कर देगा। तो ये जो पाथ, एक पथ बनाया है, किसने, द्वितीयक तारक केंद्र ने जो पथ बनाया है, और उसी पथ का अनुसरण करता है शुक्राणु का केंद्र, कहाँ तक पहुँचने में, अंडाणु के केंद्र तक, इसको बोलते हैं निषेचन पथ। और इस निषेचन पथ के द्वारा जाकर शुक्राणु का केंद्रक है वो अंडाणु के केंद्रक के साथ में जुड़ जाता है, और अब ये जो अंडाणु था ये बदल जाएगा, इसमें युग्म में बदल जाएगा। इस तरह से ये होता है, कौन सा पद हो गया, ये हो गया प्राक केंद्रकों का संलयन। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ इसको। इस संलयन में क्या होगा, सबसे पहले
शुक्राणु का शीर्ष भाग है वो 180 डिग्री पर मुड़ जाता है, जिससे कि समीपस्थ तारा केंद्र शीर्ष पे आ गया। फिर इसमें होता है विभाजन। विभाजन से क्या होगा, दो तारा केंद्र बन जाते हैं। सबसे पहला तारा केंद्र होगा वो भाग कर जाएगा और इसको क्या कर देगा, इसमें विभाजित करके द्वितीयक ध्रुव का बना देगा। तो ये बन गया क्या वास्तव में अंडाणु। अंडाणु बनते क्या होगा, दूसरा तारा केंद्र होगा वो इसी के द्वारा कहाँ पहुँचेगा, इस केंद्र के पास में, मतलब पाथ मतलब पथ का निर्माण कर दिया और इस पथ को क्या कहेंगे, निषेचन पथ। और इसी निषेचन पथ को अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है और ये केंद्र उसको जाके निषेचित कर देगा और अंडाणु किसमें मिल जाएगा, जुगुनज में। इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और दे रखा है, निषेचन का क्या महत्व होता है। तो निषेचन का कई सारे महत्व होते हैं। जैसे पहला एक तो ये होता है कि निषेचन में जो संतति बनेगी, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से संतति बनेगी, उसमें शुक्राणु इसकी गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान बनी रहती है। कैसे, 23 गुणसूत्र इसके और 23 इसके, तो 46 हो गए ना वापस से, क्योंकि मानव में कितने होते हैं, 46 होते हैं, तो 46 वापस से बन गए। दूसरा एक इसमें क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। अगर ये X वाला गुणसूत्र होगा तो अंडाणु का X का होता ही लड़की बनेगी, अगर ये Y वाला गुणसूत्र होगा तो लड़का बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण में भी सहायता करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये समसूत्री को प्रेरित करता है, क्योंकि जैसे ये निषेचन हो गए तो इसमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। और आप कह सकते हैं निषेचन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम एक नई संतति का निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 इसके महत्व हैं जो आप कर सकते हैं। इस तरह से चैप्टर यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।